Hello, my dear students. Welcome back to my channel Edify with Bhavya. I am Bhavya, your educator or guide or teacher for your commerce subjects, accountancy, business studies और economics. So आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अपने क्लास 11th और 12th के सिलेबस में जुड़े रहने के लिए। मैं ऑलरेडी क्लास 12th की वीडियो स्टार्ट कर चुकी हूँ। अकाउंटेंसी का कोर्स चल रहा है, साइड बाय साइड बिजनेस स्टडीज़ का, और अब हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट कर दी है बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट से, दैट इज़ नेशनल इनकम, जो कि पूरे 10 मार्क्स की आती है आपके थ्योरी बोर्ड एग्ज़ाम में। तो हमने 2 वीडियोस कर ली है नेशनल इनकम की, एंड आई होप आपने भी उनको पूरे अच्छे से गो थ्रू कर लिया है। जैसे जैसे मैंने आपको बताया है कि आपको एक्सरसाइजेस करके आनी है, एक्सरसाइजेस करनी ही करनी है, उनको स्किप नहीं करना है, और आप वही एक्सरसाइजेस को साथ साथ करते जा रहे हैं। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट 2 वीडियोस में आपने किन किन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लिया है। सबसे पहले हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से रिलेटेड पढ़ा था। देन उसके जो अलग अलग जब फिजिकल थिंग्स में आ जाता है दैट इज़ रियल फ्लो, एंड जब पैसों का एक्सचेंज होता है इधर से उधर दैट इज़ नॉमिनल फ्लो। ये सब आपने पढ़ लिया था। देन हमने सेकेंड और उसी में हमने लास्ट में कॉन्सेप्ट पढ़ा था स्टॉक एंड फ्लो का, पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। एंड देन हमने लास्ट वीडियो में ये कवर किया था कि डोमेस्टिक टेरिटरी एंड नॉर्मल रेजिडेंस में क्या क्या इंक्लूड होता है। और अब हम नेक्स्ट अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के और फर्दर टॉपिक्स पे चलते हैं। So let's start with our today's first topic, that is factor income और ट्रांसफ़र इनकम। फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम एक्चुअल में है क्या, और इनका बीच में डिफरेंस क्या है। फैक्टर इनकम आप पहले भी टर्म मेरे से सुन चुके हो। फैक्टर इनकम 4 टाइप्स की होंगी, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो 4 मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है आपके इको में, वो आप क्या पढ़ते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड का रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट लेके जाता है। तो जब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देंगे, मतलब कोई भी आप प्रोडक्टिव सर्विसेज रेंडर करेंगे, उसके एक्सचेंज में जब आपको इनकम देनी मिलती है, जो कि क्या क्या है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए हैं तभी ये इनकम मिलती है। तो मतलब ये एक बायलेटरल कॉन्सेप्ट है। बायलेटरल मतलब दोनों साइड से होगा, गिव एंड टेक। ये एक बायलेटरल कॉन्सेप्ट है। वहीं आपने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसा पढ़ा होगा ना, जो एक सिंगल सेल से ऐसे पढ़े होते हैं, यूनी नाम जो हो जाता है, वहीं अपोजिट इसका हो जाता है कि ट्रांसफर इनकम यूनिलेटरल कॉन्सेप्ट है। मतलब वन साइडेड ओनली, सिर्फ एक ही उधर से कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं मिल रही है इकोनॉमी में, बट स्टिल उनको पेमेंट्स मिल रही है। जैसे कि गवर्नमेंट पेंशन देती है, स्कॉलरशिप्स ग्रांट करती है, आपको कहीं से कोई रेमिटेंसेस मिलते हैं, ग्रांट्स मिलते हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस होते हैं। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं ट्रांसफ़र इनकम के। क्या क्या थे, ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, ग्रांट्स जो भी मिलते हैं, जो ओल्ड पर्सन को पेंशन देती है गवर्नमेंट, क्या वो ओल्ड पर्सन इकोनॉमी में कोई प्रोडक्टिव सर्विस दे रहा होता है? नहीं ना। स्कॉलरशिप मेरिटियस स्टूडेंट्स को मिलती है, तो अभी तो वो स्टूडेंट स्टडी ही कर रहा है, वो हमें कुछ प्रोडक्टिव तो नहीं दे रहा। तो ये वाली ट्रांसफर इनकम को आप कह सकते हो क्या है, ये यूनिलेटरल कॉन्सेप्ट है, मतलब वन साइडेड है, बिना कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज दिए ये इनकम हमें, ये पेमेंट्स हमें मिलती है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है आपका फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम के बीच में। इसको आप पॉइंट्स में अच्छे से एक्सप्लेन अब आप कर सकते हैं। इसके बाद अब मैं आपको बताऊंगी कैपिटल ट्रांसफर्स और करंट ट्रांसफर्स, इनका क्या मतलब होता है।
ये भी मतलब कैपिटल ट्रांसफर इसमें भी हो सकते हैं, इसमें भी हो सकते हैं, करंट ट्रांसफर इसमें हो सकते हैं, उसमें हो सकते हैं। अकाउंट्स के बच्चों को ईजी पड़ेगा ये, क्या मैं अब कराने वाली हूँ। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अपना कैपिटल ट्रांसफर्स और करंट ट्रांसफर्स को लेके, कि कौन से ट्रांसफर्स को आप कैपिटल ट्रांसफर्स कह सकते हैं एंड कौन से ट्रांसफर्स को आप करंट ट्रांसफर्स कह सकते हैं। So let's move on to our next topic, that is current transfers and capital transfers. आपने इनकम भी वर्ड सुना होगा और वेल्थ भी सुना होगा। तो जो करंट ट्रांसफर्स होते हैं वो आउट ऑफ इनकम होते हैं, वेयर एज कैपिटल ट्रांसफर्स मेड आउट ऑफ वेल्थ होते हैं। इनकम मतलब जो आपके रेगुलर मंथली इनकम, वीकली इनकम, ईयरली इनकम होती है, उसमें से जो आप पेमेंट्स करते हैं वो करंट ट्रांसफर्स होते हैं। एंड वेल्थ जो आपकी असेट्स होती है ना, लाइक इन्वेस्टमेंट होती है या कोई भी प्रॉपर्टी होती है, वो आपकी वेल्थ में कंसिडर की जाती है। तो उससे रिलेटेड जो भी आपके या उस वेल्थ में से आप कोई भी पेमेंट करते हैं तो वो कैपिटल ट्रांसफर कहलाता है। ये रेगुलर इन नेचर है, रेगुलर इसकी पेमेंट्स होती रहती है, एंड ये इर्रेगुलर है। कोई बड़ी चीज़ होगी तभी कैपिटल ट्रांसफ़र होगा, नहीं तो नहीं। एक हो जाता है कि ये कंजम्पशन पर्पस के लिए होता है, एंड इससे कैपिटल फॉर्मेशन होती है। सबसे लास्ट अब इनका एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, ओल्ड एज पेंशन हर मंथ मिलती है। एक और एग्जाम्पल ट्रांसफर इनकम का ही हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, ये रेगुलर मिलता है ना। इसका अगर आपको मतलब नहीं पता कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस का मतलब क्या है तो मैं बता देती हूँ आपको। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी। गवर्नमेंट ने गारंटी दी होती है कि हमने इतने लोगों को इतने वर्किंग डेज एटलीस्ट एम्प्लॉयमेंट देनी है। अगर वो नहीं प्रोवाइड कर पाते यूथ को, उन सेक्शन उस एज के लोगों को, तो फिर उनको गवर्नमेंट को उनको कुछ अलाउंसेस देने पड़ते हैं ताकि वो अपना लाइवलीहुड अर्न कर पाए। ठीक है, तो ये होता है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। जैसे ओल्ड एज पेंशन हर मंथ आती है हमारे घर में एल्डरली मेंबर्स की, ऐसे ही अगर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस आपको मिलनी होती है तो वो रेगुलरली आपको मिलती है। वेयर एज कैपिटल ट्रांसफर्स में कैसे कैसे होगा, कोई भी कैपिटल गेन हुआ है आपको, जैसे आपने प्रॉपर्टी बेची या कोई एसेट बेची, उस पर आपको कोई फ़ायदा हुआ है। वॉर रेमिटेंसेस होते हैं, कहीं और से आपको हेल्प मिलना किसी और कंट्री से, जैसे अभी भी चल रहा है रिसेंटली इसराइल में वॉर वगैरह, तो अगर उनकी हेल्प कोई और अदर फॉरेन कंट्री कर रही है तो वो कैपिटल ट्रांसफ़र में आएगा, ना कि करंट ट्रांसफ़र में, क्योंकि ये चीज़ें रेगुलर इन नेचर नहीं है, इर्रेगुलर इन नेचर है। अब हम गुड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। गुड्स का मतलब क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल या कोई भी चीज़ जिसमें आपका बिजनेस डील करता है उसको हम गुड्स क्लासिफाई करते हैं। तो गुड्स दो टाइप के होंगे, एक फाइनल गुड्स एंड एक इंटरमीडिएट गुड्स। इस टॉपिक को अब आगे हम प्रोसीड करेंगे। अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया है, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम का डिफरेंस, एंड देन करंट ट्रांसफर्स एंड कैपिटल ट्रांसफर्स। अब हम गुड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स से रिलेटेड। सबसे पहले गुड्स क्या होते हैं, कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करे उसको हम गुड्स कहते हैं। ये मार्कर, ये बोर्ड, चेयर, फर्नीचर, कुछ भी है XYZ जिससे ह्यूमन वांट सेटिस्फाई हो रही है उसको गुड्स कहा जाता है। एंड गुड्स की कैटेगरी इन्होंने दे रखी है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। आपको जब भी क्लासिफिकेशन करनी होगी आप दो दो पॉइंट्स हर एक उसमें ध्यान रखेंगे कि फाइनल गुड्स के दो टॉपिक्स क्या होते हैं, ईदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। फाइनल गुड्स हम उस गुड्स को कहेंगे या जो हमने एंड यूज़र ही ले रहा है, फाइनल यूज़र ही ले रहा है, उसके बाद वो आगे चीज़ नहीं बिकने वाली या उसका और आगे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने वाला। डायरेक्ट या तो कंज्यूम कर रहे हैं या फिर प्रोड्यूसर्स उसको खरीद के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो मतलब फॉर कंजम्पशन पर्पसेस हाउस होल्ड्स लेगा तो वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया, एंड फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन खरीदेगा, प्रोड्यूसर्स खरीदेंगे। तो इन दोनों को ऐड ऑन करते हैं तो हमारा फाइनल गुड्स की क्लासिफिकेशन हो जाती है। अब फॉर कंजम्पशन हम देखें, जैसे कि मिल्क परचेज बाय
हाउस होल्ड, ठीक है। इसके बाद ये मिल्क हमारे घर में कंज्यूम होने वाला है, हम ही इसको बॉईल करके इधर चाय बनाने वाले हैं या ऐसे ही कंज्यूम करने वाले हैं, मैंगो शेक बनाने वाले हैं, आगे हमने उसको रीसेल नहीं करना है, वो क्या हो गया, फाइनल गुड्स हो गया। अब वही इन्वेस्टमेंट में, जैसे कि कोई प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कैपिटल फॉर्म कर रहा है कोई भी मशीनरी परचेज करके, उसके बाद वो आगे इसको मशीनरी को सेल नहीं करने वाला, खुद के लिए यूज़ करने वाला है, या फिर हमने लगा लो कार परचेज करी है, तो हमने यही 2 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर ईदर यूज फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। अब इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, उसके 2 पॉइंट्स आपको क्या याद करने हैं, ईदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन सेम ईयर। जैसे कि ये मिल्क यहाँ पे हाउस होल्ड्स ने लिया है, यही मिल्क अगर कोई डेयरी शॉप वाला करेंगे तो वो उनका इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि वो अभी अपने फाइनल एंड यूजर्स तक नहीं पहुंचा है। एंड फर्दर प्रोडक्शन इन सेम ईयर, जैसे कि मिल्क को यूज कर रहे हैं स्वीट शॉप्स वाले फॉर मेकिंग स्वीट्स, मिठाई बनाने के लिए मिल्क का यूज हो रहा है, तो वो हो जाएगा इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि अभी इसका आगे और फर्दर प्रोडक्शन होना है, उससे कोई ना कोई अभी मिठाई बननी है, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स रहेगा। एक और इसका ये पॉइंट हो जाता है कि इंटरमीडिएट गुड्स अभी प्रोडक्शन बाउंड्रीज के अंदर ही होते हैं, उसको अभी उन्होंने क्रॉस नहीं करा होता है, उसको अभी फर्दर चेंज हम करेंगे। जैसे शुगर भी हो गया, शुगर यहाँ पे अगर ये खरीद रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर खरीद रहा है, तो वो फाइनल गुड्स हो गया। वही वो स्वीट शॉप वाला खरीद रहा है, तो वो अपनी मिठाइयों में ऐड ऑन करने वाला है, तो वो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। तो आप ऐसे क्लासिफिकेशंस देखेंगे, जैसे कि फ्रिज हाउस होल्ड्स ने खरीदा है, घर में आया है, तो वो हमारा फाइनल गुड्स है। लेकिन वही फ्रिज कन्फेक्शनरी शॉप वाला रख रहा है अपने शॉप पे आइसक्रीम्स रखने के लिए, चॉकलेट्स रखने के लिए, तो वो उसका इंटरमीडिएट गुड। तो नेक्स्ट अब हमने फर्दर क्लासिफिकेशन सीखनी है फाइनल गुड्स को लेके। फाइनल गुड्स हमारे 2 टाइप के होते हैं, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स के ये फर्दर क्लासिफिकेशन है, एंड कैपिटल गुड्स मतलब जो हम इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कर रहा है, प्रोड्यूसर खरीद रहा है, उसको कैपिटल गुड्स कहेंगे। जो हाउस होल्ड्स खरीदते हैं गुड्स, उनको कंजम्पशन गुड्स कहते हैं। कंजम्पशन गुड्स के भी फर्दर क्लासिफिकेशन ये है, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज। ड्यूरेबल मतलब जो चीज कुछ ईयर्स तक चलने वाली है, जैसे कि आपका टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया। सेमी ड्यूरेबल जिनकी थोड़ी बहुत लाइफ होती है, जैसे आपके शूज होते हैं, क्लोथ्स होते हैं। नॉन ड्यूरेबल जिसकी बिल्कुल लाइफ नहीं होती, वो जो बहुत जल्दी हमें यूज करने होते हैं, लाइक मिल्क, ब्रेड, फूड ग्रेन्स, इन चीजों की ज्यादा शेल्फ लाइफ नहीं होती ना, तो वो आ जाते हैं नॉन ड्यूरेबल में। एंड सर्विसेज, जैसे आप हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर्स की लेके आते हैं, टीचर्स की लेते हैं स्कूल में, तो ये आपके कंजम्पशन गुड्स का क्लासिफिकेशन है। एंड कैपिटल गुड्स जो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए यूज होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए यूज होते हैं, जैसे वही फैक्ट्री में मशीनरी का परचेज करना, कन्फेक्शनरी वाले का वो खरीदना, रेफ्रिजरेटर खरीदना, तो ये सारे आपके कैपिटल गुड्स होते हैं। एंड ये आपका था फाइनल गुड्स का क्लासिफिकेशन। तो गुड्स से रिलेटेड अब आप सब कुछ सीख चुके हैं कि 2 टाइप के गुड्स होंगे, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। एंड फाइनल गुड्स के ये 2 फर्दर क्लासिफिकेशन होते हैं, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। आपने फाइनल गुड्स में 2 पॉइंट्स पढ़े, ईदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन को लेके भी आपने गुड्स का पढ़ लिया कि कंजम्पशन गुड्स ये इस टाइप के होते हैं। अब हम इन्वेस्टमेंट को लेके पढ़ने वाले हैं, एक ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क होता है। इन्वेस्टमेंट 2 टाइप की होंगी, इन्वेस्टमेंट बोल लो या कैपिटल फॉर्मेशन बोल लो। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जब आप
एसेट को परचेज ही कर रहे होते हैं। आपने बिल्डिंग परचेज करी है, मशीनरी खरीदी है, कोई ट्रक व्हीकल ऐसे कुछ खरीदा है लोडिंग वगैरह के लिए, तो उस टाइम पे आपकी इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएगी? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। लेकिन जब कोई चीज फर्दर यूज होती रहती है तो उसकी वैल्यू इतनी तो नहीं रहती। बस एक बिल्डिंग ऐसी चीज है, लैंड एक ऐसी चीज है जो नॉन डेप्रिसिएबल एसेट में आती है, या आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा है। लेकिन बाकी जो भी एसेट होती है, मशीनरी, कार, ट्रक, कुछ भी, उसकी आगे आगे चलते चलते वैल्यू में डिक्रीज आ जाता है। तो जो वैल्यू वो डिक्रीज हो रही होती है उसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं? डेप्रिसिएशन। तो जब डेप्रिसिएशन लगाने के बाद एक्चुअल में हमने ये मशीनरी खरीदी थी 10 लाख की, लेकिन क्या वो अब 10 लाख की सेल होगी? नहीं। हम उसकी वैल्यू देखते हैं, मान लो आ गई है 6 लाख, 10 लाख वाली चीज अब 6 लाख में बिक रही है, तो मतलब 4 लाख का उसमें डेप्रिसिएशन लगा है। तो नेट इन्वेस्टमेंट क्या हो जाता है? जब हम इसमें डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तब आपका ग्रॉस से नेट की वैल्यू आती है। तो मतलब अब मैं आपको एग्रीगेट्स के टॉपिक पे भी फटाफट ले गई हूँ, गुड्स से रिलेट करते करते कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, अब मैं ये भी बता रही हूँ। तो आज हम अपना 8 के 8 एग्रीगेट वाला टॉपिक भी अच्छे से कर लेंगे। तो आपके 3 चैप्टर्स नेशनल इनकम के फिनिश होने वाले हैं आज। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से नेट में जाने के लिए आप डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं? माइनस। वही नेट से आपको ग्रॉस पे जाना है तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? प्लस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अपने एग्रीगेट्स और न्यूमेरिकल्स के लिए। अब आप इसको ध्यान में रख के करेंगे, रटने वाली चीज नहीं है, आपको समझ आना चाहिए। मैं आपको समझा भी रही हूँ। इन्वेस्टमेंट मतलब कोई चीज आप ऐसा खरीदना, बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन नहीं लगता क्योंकि लैंड जो है नॉन डेप्रिसिएबल एसेट होता है। लेकिन और भी कोई अदर फर्दर एसेट्स आप खरीदते हैं, मशीनरी, कार, ट्रक, कोई भी ऐसी एसेट, तो उस पर डेप्रिसिएशन लगता ही लगता है। तो जब डेप्रिसिएशन वैल्यू हटा के हम उसकी वैल्यू को काउंट करते हैं, दैट इज नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक पता होना चाहिए डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बीच में। डोमेस्टिक और नेशनल का भी आप इजिली कर लेंगे। ये जो ऐसे फ्लो चार्ट्स वाला है, ये आपको जब भी आप न्यूमेरिकल्स करेंगे अपने चैप्टर नंबर 3 के सारे एग्रीगेट्स के, तो ये आप ऊपर जो ऐसे होते हैं ना नोटबुक में, जो ये वाला पोर्शन होता है, इसमें आप ये अपने आप ही छोटा छोटा बना लेंगे लाइक दिस, कि ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन क्या होगा? माइनस। नेट से इस पे जाना है तो डेप्रिसिएशन होगा प्लस। ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं तो ये प्लस माइनस रटोगे तो दिक्कत आ जाएगी। अब मैं आपसे क्या बात कर रही थी? डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम को लेके। डोमेस्टिक, नेशनल, याद हो तो सेकंड वीडियो की स्टार्टिंग में हमने डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के टॉपिक को पढ़ा था, उसका कंपैरिजन। उसमें सबसे लास्ट वाला पॉइंट था एनएफआईए को कुछ लेके, उसको मैंने बोला था अभी होल्ड करो, जब हम एग्रीगेट्स का करेंगे मैं तब समझाऊंगी। तो डोमेस्टिक से जब हम नेशनल पे जाते हैं, डोमेस्टिक मतलब हमारे इंडिया के अंदर अंदर जो भी इनकम हुई है, आपने पढ़ा ही कल डोमेस्टिक टेरिटरी वाला, टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट होता है डोमेस्टिक इनकम, और वही नेशनल इनकम नेशनल कॉन्सेप्ट होता है। जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट्स है हमारे इंटायर वर्ल्ड में, उनकी इनकम को काउंट करते हैं। तो कुछ फैक्टर इनकम यहाँ से भी अब्रॉड जाती है एंड कुछ फैक्टर इनकम अब्रॉड से भी इंडिया में आती है। तो जो फैक्टर इनकम यहाँ से अब्रॉड में जाएगी उसको हम क्या कहेंगे? फीटा। अब बोलोगे फीटा क्या होता है? फीटा इज फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है। और जो फैक्टर इनकम हमें मिलती है उसको हम क्या कहते हैं? फीफा। फीफा मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो फीफा और फीटा को आपस में माइनस कर देंगे तो अब हमारा क्या आ जाता है? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है। तो आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो क्या होगा? NFIA प्लस,
तभी हमें पता चलेगा कि डोमेस्टिक इनकम तो ये थी, अब हमने अब्रॉड के साथ इनकम वाली कैलकुलेशन कर ली, तब हमारा क्या आएगी, नेशनल इनकम, और वही नेशनल से हमें बस डोमेस्टिक का पता करना है, तो NFIA क्या होगा, माइनस फीफा माइनस फीटा। क्लियर, NFIA इक्वल्स टू फीफा माइनस फीटा, फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। मान लो हमने बाहर बाहर फैक्टर इनकम की पेमेंट करी है 10 लाख की, और हमें अब्रॉड से मिली है हमने बाहर पेमेंट करी है 10 लाख की एंड हमें अब्रॉड से मिली है 12 लाख की, तो नेट फैक्टर इनकम हमारी कितनी हुई है, 2 लाख की, तो दैट इज NFIA। ठीक है, माइनस में भी हो सकता है NFIA कि हमें कितने मिले हैं 10, लेकिन हमने 12 लाख करे हैं, तो 2 लाख माइनस का भी हो सकता है कि हमारे यहाँ से तो पेमेंट ज्यादा गई है लेकिन हमें पेमेंट कम मिली है। अब बिल्कुल हम लास्ट वो एग्रीगेट टॉपिक का कर रहे हैं कि इससे इस पे जाने के लिए क्या होगा, फिर मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं वो क्लियर कर दूंगी। अब हमारा लास्ट जो है कि इससे इस पे जाने के लिए क्या करना है, वो एग्रीगेट के लिए हमारा क्या चीज़ आ जाती है, FC और MP। अब FC क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट, MP क्या होता है पता होगा, मार्केट प्राइस। आपने कोई भी आप प्रोडक्ट लेते हैं, आपने कभी पीछे पढ़ा है, लिखा होता है MRP एंड फिर MRP के बाद उसका प्राइस लिखा होता है एंड ब्रैकेट में लिखा होता है INCL डॉट ऑफ ऑल टैक्सेस, मतलब इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। एक तो FC होता है फैक्टर कॉस्ट, कि किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट एक्चुअल में कितनी गई है, हमें कितने की पड़ी है ये चीज़, हमने जो प्रोडक्शन करके इस गुड्स को बनाया है तो हमें वो खर्चा कितने का पड़ा है। लेकिन ऑब्वियसली हम उसको उतने में तो सेल नहीं करेंगे, हमारा जो मार्केट प्राइस होता है वो फैक्टर कॉस्ट से हायर होता है। तो आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है तो आप NIT को प्लस करते हैं, NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जो भी फरीदाबाद के हैं उनको क्लियर हो गया होगा कि NIT कुछ और भी होता है, तो NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और मार्केट प्राइस से आपको फैक्टर कॉस्ट पता करनी है तो NIT को आप माइनस करेंगे कि टैक्सेस वैक्सेस हटा दो, एक्चुअल में ये चीज़ की कॉस्ट कितने की थी। अब आप 8 रुपये का कोई पेन प्रोड्यूस कर रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की पेमेंट करके, बट वो 8 रुपये को तो आप सेल नहीं करोगे, टैक्सेस इन्वॉल्व करके, उसमें टैक्सेस को इंक्लूड करके आप उसको मार्केट प्राइस में बेचते हैं। वो लिखा भी होता है ना MRP, मार्केट रिटेल मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो NIT अब कैसे निकलता है, NIT निकलता है IT माइनस सब्सिडीज करके। IT तो आपको क्लियर ही हो गया क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो भी टैक्सेस हमें पे करने पड़ रहे हैं प्रोड्यूसर को, गवर्नमेंट को जो भी टैक्सेस पे करने पड़ रहे हैं, उसमें से गवर्नमेंट भी कुछ सब्सिडीज इनको देता है प्रोड्यूसर्स को इस चीज़ को प्रोड्यूस करने में। तो जितना इस प्रोड्यूसर ने गवर्नमेंट को दिया और गवर्नमेंट से कितना फ़ायदा मिला, तो उनका डिफरेंस आ जाता है आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो वो NIT को इन्वॉल्व करके आप उसका मार्केट प्राइस पे पहुंचते हैं। तो मैं आपको जो बता रही थी कि आपकी नोटबुक में ये ऐसा होता है, ये मार्जिन वाला है डेट का कॉलम। तो जब भी आप न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं तो ऊपर आप ऐसे लिखेंगे, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस, एंड नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन प्लस। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारा, मैंने आपको क्या बताया, डोमेस्टिक इनकम, और मेरी नोटबुक थोड़ी बड़ी हो गई है, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल पे जाने के लिए, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो NFIA प्लस होगा। NFIA मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और नेशनल से हमें सिर्फ डोमेस्टिक का पता करना है तो NFIA माइनस होगा। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो NIT प्लस, NIT कैसे निकलता है, IT माइनस सब्सिडीज, एंड मार्केट प्राइस से हमें सिर्फ उसका पता करना है, फैक्टर कॉस्ट एक्चुअल में ये चीज़ बनी कितने की थी, तो हम क्या करेंगे, NIT को माइनस।
तो ये आपने आज थर्ड चैप्टर भी कवर कर लिया है। इसका प्रैक्टिकल पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तब तक आप ये सारी थ्योरी नेशनल इनकम की फुल फ्लेज फिनिश हो चुकी है। सारे कॉन्सेप्ट्स को अब आप खुद से रीड करने वाले हैं एंड प्रैक्टिकल्स के लिए रेडी हो जाएं। आपको बहुत मज़ा आने वाला है उन प्रैक्टिकल्स को करने के लिए। मैंने आपको तरीका बता ही दिया है कि अब प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले आपको ऐसे अपने नोटबुक में बना लेना है। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ये चीज़ प्लस की हुई है, ये चीज़ माइनस की हुई है, इसको भी मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। कोई भी चीज़ हम रटने नहीं वाले, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ के रखेंगे ताकि याद रहे। आप रटोगे तो दिक्कत आ जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप आपको ये नेशनल इनकम की यूनिट की थ्योरी सब कुछ अच्छे से समझ आ गई है। और आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें। जो कॉमर्स के बच्चे नहीं हैं, ह्यूमैनिटीज़ के हैं, उनको भी शेयर करें, उनको बहुत हेल्प मिलेगी। और बहुत अच्छा फ्लो बन चुका है नेशनल इनकम का, बस 2 वीडियोस और आनी है। तो आपकी इन टोटल 5 वीडियोस में नेशनल इनकम यूनिट 10 मार्क्स आपके बहुत अच्छे पक्के होने वाले हैं। आप तब तक संदीप गर्ग की सारी एक्सरसाइजेज, संदीप गर्ग नहीं है अभी आपके पास तो TR जैन में जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं थ्योरी को लेके, आप प्लीज़ उनको इतना फिनिश करेंगे और अपना ये सारा होमवर्क जितना भी थ्योरी का है उसको ख़त्म करेंगे। थैंक यू सो मच।